तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो जिंदगी और मौत के सबसे गहरे सवालों को छूता है, यानी मरने का अधिकार और इच्छा मृत्यु पर जो बहस छिड़ी है उस पर। ये एक संवेदनशील लेकिन बहुत ही जरूरी चर्चा है। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार लिखा था, मौत कितनी खूबसूरत होगी, ना कोई बीता हुआ कल, ना कोई आने वाला कल, वक्त को भूल जाना, जिंदगी को माफ कर देना और बस सुकून में होना। ये जो कोट है ना, ये उस गहरी इंसानी ख्वाहिश को छूता है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, एक शांतिपूर्ण अंत की चाह। लेकिन ये डिस्कशन सिर्फ किताबी बातों तक ही सीमित नहीं है। ये एक सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी से जुड़ी है। 1973 में एक नर्स थी अरुणा शानबाग। उन पर एक इतना भयानक हमला हुआ कि वो 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक एक ऐसी हालत में रहीं जहां वो ना तो जी रही थी और ना ही मर रही थी। उनके इस केस ने पूरे भारत में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो सबसे पहले आइए अरुणा शानबाग की कहानी और उनके उस लंबे इंतजार को समझते हैं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये दशकों की कहानी बयां करती है। 1973 में केएम हॉस्पिटल में नर्स अरुणा शानबाग पर हमला हुआ, जिसके बाद वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गईं। सोचिए, 36 साल बाद एक जर्नलिस्ट पिंकी विरानी ने उनकी नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर एक पिटीशन फाइल की, कोर्ट से ये गुहार लगाई कि अरुणा को सम्मान के साथ मरने दिया जाए। और फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर और भारत में इच्छा मृत्यु के भविष्य पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अरुणा की जो पर्सनल ट्रेजेडी थी, उसने भारत में एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की नींव रख दी। और ये था वो हिस्टोरिकल मोमेंट। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पैसिव यूथनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी बना दिया। कोर्ट ने ये माना कि हमारे संविधान का जो राइट टू लाइफ है, यानी जीने का अधिकार, उसी में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। तो सवाल उठता है कि ये पैसिव यूथनेशिया आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसमें किसी को मारने के लिए कुछ किया नहीं जाता, बल्कि जो लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि वेंटिलेटर या ज़रूरी दवाइयाँ, उन्हें रोक दिया जाता है या हटा लिया जाता है, जिससे मौत स्वाभाविक रूप से हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसेस बनाया वो काफ़ी सख्त है, आसान नहीं है। पहला स्टेप, स्टेट के हाई कोर्ट में एक अर्जी दी जाती है। फिर कोर्ट मरीज को एग्जामिन करने के लिए 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमेटी बनाती है। इसके बाद कोर्ट मरीज के परिवार और सरकार दोनों की बात सुनती है और आखिर में 2 जजों की एक बेंच मरीज के लिए क्या सबसे अच्छा है, इस आधार पर आखिरी फैसला लेती है। तो कानूनी पहलू तो हमने समझ लिया। अब चलिए इस बहस के दिल में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी मौत का असल में मतलब क्या होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। स्लाइड पर देखिए। एक तरफ है एक्टिव यूथनेशिया, मतलब जानबूझकर कोई ऐसा काम करना जिससे जिंदगी खत्म हो जाए, जैसे कि एक जानलेवा इंजेक्शन देना। ये भारत में गैर कानूनी है। वहीं दूसरी तरफ है पैसिव यूथनेशिया, जहां इलाज रोक कर मौत को कुदरती तौर पर होने दिया जाता है। ये कुछ सख्त गाइडलाइंस के साथ कानूनी है। इस पूरी चर्चा में एक और टर्म बार बार आता है, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड या PAS। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर मरीज को जिंदगी खत्म करने के लिए दवाएं तो दे देता है, लेकिन वो जानलेवा डोज मरीज को खुद लेना होता है। ये एक और नैतिक पहेली है। तो अब हम आ गए हैं इस बहस के बिल्कुल केंद्र में, जहां इमोशंस और लॉजिक दोनों आमने सामने खड़े हैं। ये स्लाइड इस पूरे मुद्दे की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये उनकी पर्सनल आज़ादी है, उनका शरीर, उनका फैसला, वो गरिमा के साथ और असहनीय दर्द से मुक्ति चाहते हैं। दूसरी तरफ लोग जिंदगी की पवित्रता की बात करते हैं। उन्हें डर है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये डॉक्टर्स की किसी को नुकसान न पहुंचाने की कसम के भी खिलाफ है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने से हम समाज में एक खतरनाक संदेश दे रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि कुछ जिंदगियां दूसरों के मुकाबले कम जीने लायक हैं? और इसी डर को आवाज देती है डिसेबिलिटी राइट्स कम्युनिटी। उनकी चिंता ये है कि समाज विकलांगता को एक ऐसी समस्या के रूप में देख सकता है जिसका समाधान इच्छा मृत्यु है, बजाय इसके कि विकलांग लोगों को बेहतर सपोर्ट और जीने के मौके दिए जाएं। ये एक बहुत बहुत सीरियस नैतिक सवाल है। ये बहस सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आइए देखते हैं कि पूरी दुनिया इस मुश्किल सवाल से कैसे जूझ रही है।
अगर हम दुनिया भर में नज़र डालें तो नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और कनाडा जैसे कई देशों में यूथेनेशिया या असिस्टेड सुसाइड के अलग-अलग रूप कानूनी हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के भी कई राज्यों जैसे ओरेगन और वॉशिंगटन में भी ये लीगल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग जिंदगी बचाने की कसम खाते हैं, यानी हमारे डॉक्टर्स, वो भी इस पर एकमत नहीं हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, बेल्जियम में जहां ज्यादातर डॉक्टर्स इसका समर्थन करते हैं, वहीं यूके में ज्यादातर इसके खिलाफ है। ये दिखाता है कि ये कितना पर्सनल और कॉम्प्लेक्स फैसला है। तो इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? गरिमा का भविष्य क्या है? वापस अरुणा शानबाग की कहानी पर आते हैं। विडंबना देखिए, कोर्ट ने आखिर में उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी, लेकिन उनकी उस लंबी खामोश लड़ाई ने एक पूरे देश को मजबूर कर दिया कि वो जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों में से एक का सामना करें। और आखिर में हम सब के लिए यही सवाल बचता है, एक समाज होने के नाते हम गरिमा के साथ मरने की किसी की निजी इच्छा और अपने सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत करने की अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस पूरी बहस का